This meeting is being recorded. So very good day to everyone. For some of you, this is the first day for DT, and for few of the students who have not joined, because I'm going to revise the thing that we have done earlier in first class of PGBP, so they will be joining after 20 minutes. So basically, for those for whom it is the first class of DT, they should understand कि अभी हमने PGBP का सिर्फ elementary portion ही start किया है. We have started with section number 28, and in section number 28, what are the keywords जिसके basis पे you will find question and type of question क्या होते हैं in question number 1. Only that we have discussed. Today that video will be uploaded on YouTube, so at least you will find a linkage कि अच्छा ये मैम ने करवाया था, and this we have to do now. Second thing is when it comes to your entire DT, देखो मेरे को सबसे पहली चीज जो पता है, जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट सेज कि वी हैव अ फोबिया ऑफ डीटी. डीटी बनता नहीं है, डीटी बहुत लेंदी है. तो लेट मी क्लियर दिस मिथ कि डीटी लेंदी इसलिए बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग. पता नहीं किस चीज पे फोकस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आईसीआई कैसा पूछता है, जिसके अकॉर्डिंग वी विल फाइंड कि ये बहुत कंसाइज हो सकता है. So when it comes to the classes, so classes में सबसे पहली चीज समझना, this is not practical classes जो तुमको outer world में बहुत ज्यादा help कर दे. Totally exam oriented, क्योंकि पहला focus तो है कि let's have that prefix CA. उसके बाद तो तुम practical world पे जाओ. तो पहला focus of the class is being exam oriented totally. अब मैम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में क्या प्रिपरेशन होती है, जैसे मैंने बोला व्हेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 28, इतना तो मैम सीए इंटर से भी हमको पता है कि सेक्शन नंबर 28 इज पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन. तो यस्टरडे ओनली वी हैव डन कि सेक्शन नंबर 28 में मैंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं और कौन से कीवर्ड्स है जिसके टाइप ऑफ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कौन से होते हैं. आप बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो. When it comes to type of adjustment, अगर मेरे माइंड को ये पता है कि ये इंटरेस्ट वर्ड लिख के रखा है और इंटरेस्ट वर्ड से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये रेम्युनरेशन वर्ड लिखा है, रेम्युनरेशन वर्ड से व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन will be framed in a question number 1, मैनेज हो सकती है चीजें. आर यू गेटिंग दैट थिंग. सेकंड चीज, मैम बार बार अपना एक ही वर्ड रिपीट करो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो जब ये एक्चुअल में बैच 5th ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, नाउ इट इज फ्रेश टॉपिक, और जिन लोगों का इंटरनेशनल टैक्सेशन अभी नहीं हुआ, वी विल कवर इट लेटर ऑन. हम बाद में उसको कवर करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोई पीजीबीपी से 1% भी लिंकेज नहीं होता है. तो यू कैन अज्यूम कि हाँ डे 1 है तुम्हारा. बट जब 5 दिसंबर को बैच स्टार्ट हुई थी, तब पहली चीज हमने क्या की थी, वी हैव डन पेपर एनालिसिस. पास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज किया था, एंड पास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर्स को एनालाइज करके जो चीज मुझे समझ में आई और जो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई, वो ये थी कि मैम पेपर की एक पोजीशन है, क्वेश्चन के एक पोजीशन है, और वो क्वेश्चंस वही मिलते हैं हमें वेदर यू पिक एनी, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो. क्योंकि मुझे समझ में आया कि व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का असेसमेंट होता है. कंपनी असेसमेंट का होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, और मैम उसमें पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स दे के रखते हैं. तो मतलब पीजीबीपी प्लस कंपनी असेसमेंट इज माय क्वेश्चन नंबर 1. अभी मैं सिर्फ तुम्हें ओरली बता रही हूँ, बिकॉज लेटर ऑन व्हेन यू विल फाइंड कि कुछ चीजों की तुमको मैं लेक्चर दूंगी, बैकअप लेक्चर, उसमें सब कुछ है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ है, दैट यू विल फाइंड. तो मतलब मैम क्वेश्चन नंबर 1 आप बोलना चाह रहे हो इट इज कंपनी असेसमेंट, यस, और उसके साथ पीजीबीपी के एडजस्टमेंट. मैम सपोज करो ये वो अटेम्प्ट है जब कंपनी असेसमेंट नहीं आया, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीटी में क्या मिल सकता है, यू विल फाइंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का असेसमेंट और पार्टनरशिप का असेसमेंट अलोंग विथ मैट. मैम क्यों मैट क्यों बोले, अरे नहीं मैम अलोंग विथ एएमटी. एएमटी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज व्हेन इट इज अदर देन कंपनी, तो एडजस्टमेंट किसका आता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का आता है. तो ये क्या बताने की कोशिश करें, इवन इफ यू डोंट राइट राइट नाउ इट इज वेरी ओके, बिकॉज लेटर ऑन वी विल कंप्लीट दैट. तो इसका मतलब मैम क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी असेसमेंट, और अगर कंपनी असेसमेंट नहीं है तो एलएलपी है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में मैम क्या आएगा,
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एज द केस में बी तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है। ये 90% तुम चेक कर लेना, आइदर इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में भी अगर इस अटेम्प्ट में एग्जिट टैक्स कैलकुलेशन आया है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जिट नहीं, उसमें टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन देते हैं। मैम ना एग्जिट आया ना टैक्स लायबिलिटी आई, तो they will form case studies and on the basis of case study you have to answer theoretically about that charitable trust। मतलब बोलना ये चाह रहे हो आप कि among the various entity एक क्वेश्चन या तो क्वेश्चन 2 का ए या क्वेश्चन नंबर 3 का ए चैरिटेबल ट्रस्ट का होगा। यस मैम, व्हाट इज द मार्किंग फॉर दैट? मिनिमम 6 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट मिनिमम 6 टू मैक्सिमम 10 होता है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 अगर चैरिटेबल आ गया एंड बी पार्ट है, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2 का ए अगर 8 मार्क्स का है तो बी पार्ट दे विल गिव। और मैम अगर बी पार्ट दिया तो क्या हो सकता है? इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन 2 से ही स्टार्ट होता है। व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 तब जाके तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन है। गो टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, वो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन है। गो टू क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। मैम क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट पहुंच गए, 2 3 बोल के 5 क्यों बोला, 4 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 4 इज ऑलवेज टीडीएस टीसीएस। मतलब ये चल क्या रहा है पेपर में, क्वेश्चन की पोजीशन क्या होती है बेस्ड ऑन द टॉपिक, क्या काम आएगा यू ओनली टेल। तुम्हारे हिसाब से क्या काम आएगा? हम ये सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, जो पूरा डीटी पढ़ना है और ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स में ज्यादा फोकस करना एडवांटेज नंबर 1। और कोई एडवांटेज? बिकॉज यू नो द पेपर पोजीशनिंग। पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन कौन सा करना है वो समझ में आएगा। एक तो भाई ये तो जनरल क्वेश्चन है, अब सपोज करो इंटरव्यू है, तुमसे कोई बेनिफिट पूछा और हम बैठे, हम क्यों बोले, हम क्यों सोचे? अरे तुम सोचो, इंटरएक्टिव जब तक क्लास नहीं होगी मजा नहीं आएगा। लाइव का मतलब ही है इंटरेक्शन। पहला हो गया यू विल नो कि फोकस किस पे। सेकंड, अच्छा बताओ रीजन। सचिन नहीं, रीडिंग टाइम को ज़्यादा अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पेपर रीडिंग टाइम जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। ऑडिबल नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूं रश्मि। मैम 15 मिनट्स जो पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन यू नो कि 15 मिनट्स में मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत अच्छे से किया है, आई एम वेरी स्ट्रांग इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो आई विल डायरेक्टली गो टू इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन की कौन कौन से टॉपिक आए हैं। बिकॉज आई बेट, मैं रिटर्न में बेट करती हूँ कि 15 मिनट्स में पूरा पेपर तुम समझ भी नहीं पाओगे कि आईसीआई ने दिया क्या है, तो तुम सॉल्व कैसे करोगे। तो अभी आगे चल के वी विल स्टडी कि मैम वो पेपर रीडिंग कैसे होता है, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि हाँ ये 15 मिनट्स भी नहीं होते, 12 मिनट्स होते हैं। 12 मिनट्स में कैसे पेपर को रीड करना है, कैसे पेपर से एनालाइज करना है कि मेरे फेवर का क्या है, वो लेटर ऑन वी विल डू। बट अगेन पेपर की पोजीशन पता है तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरा का है, मैं जल्दी से ग्रैब करके वो 2 क्वेश्चन निकाल सकती हूँ अच्छे से। एंड दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ पेपर रीडिंग। 15 मिनट में कोई बच्चा पूरा पेपर समझ ही नहीं सकता है, एंड व्हेन इट कम्स टू डीटी आप नहीं समझ सकते। तो देयर आर 3 एडवांटेज। मैम अभी आप आए थे क्वेश्चन 1 कंपनी प्लस असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बोला या तो चैरिटेबल ट्रस्ट होगा 2 या तो 3 होगा। बी या सी पे इंटरनेशनल टैक्सेशन जो मिलना चालू होगा, क्वेश्चन 2 भी इंटरनेशनल, बी पे, सी पे भी, 3 पे भी सेम होगा। फिफ्थ मैंने क्या बोला, फोर्थ मैंने क्या बोला, टीडीएस एंड टीसी। मैम फिर वो लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या होता है?
either it would be GAR, either it would be penalty, either it would be amendment, either it would be capital gain. अच्छा वो elementary topics की बात कर रहे हो? हाँ, now I'm talking about the elementary topics. वो तुमको मिलेंगे last के question में. अब मैम इतना सब कुछ हुआ तो ये भी बता दो कि ये सारे टॉपिक के वेटेज क्या है, तो लिख लो एक बार. TDS TCS ऑलवेज 8 मार्क्स का होता है, ऑलवेज. हर एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का है, अदरवाइज ऑलवेज 8 मार्क्स. Ma'am, no voice. Assessment procedure 8 to 12 marks. Various entity 24 to 34 marks. Various entity 24 to 34 marks. Ma'am, international taxation always 30 marks. अब एक काम करो, ये मैंने एक एवरेज बताया, बिकॉज लेटर ऑन हम पास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर भी एनालाइज करेंगे, बट आज नहीं करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू योर 4 पेपर एनालिसिस, वहां पे तुम्हें हर जगह पता चलेगा. तुम वेरियस एंटिटी एंड इंटरनेशनल का टोटल देखो कितना होता है, नियर अबाउट. अभी लिखा ना, कितना होता है बोलो? 54 to 60. 54 to 64. 54 to 64. इसका मतलब समझो, ओनली 2 टॉपिक्स जहाँ पे इतना अच्छा फोकस करो. फिर मैम इंटरनेशनल टैक्सेशन में जब हम DTAA करते हैं, वहां पे तो अभी तुम्हें हो सकता है कुछ भी नहीं पता, वहां पे पता चलेगा सिर्फ इतना कि मैम सेक्शन नंबर 80D जो होता है ना मेडिकल इंश्योरेंस का, सिर्फ वही काम आ रहा है बार बार. मतलब डिडक्शन चैप्टर की बात कर रहे हो तो मतलब पूरा डिडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ना, स्पेसिफिकली क्वेश्चन किन किन चीजों को बार बार पूछो उस पर ज्यादा फोकस चाहिए. तो मतलब मैम हमको पहले 80D ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. तो मैम जब आप DTAA कराओगे, PGBP कराओगे ना, तब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आएगा. तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो इंटर लेवल का जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है वो पूरा चैप्टर इतना काम करनी जितना उसका सिर्फ क्वेश्चन में एप्लीकेशन आएगा. तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट आई फाइंड सैलरी भी पढ़ रहे इस टाइम CA फाइनल पे. सैलरी का ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA और सैलरी के कुछ ऐसे 2-3 टॉपिक्स है, सिर्फ वही हर एक क्वेश्चन में, चाहे तुम एंटायर क्वेश्चन बैंक देख लोगे ICI की. तो हम फोकस कहाँ करना चाहते हैं? जहाँ पे एक्चुअल में CA फाइनल में क्वेश्चन पूछते हैं. मैम आप बोल रहे हो डिडक्शन ज्यादा पढ़ो, जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ो. कभी मैम अगर एक क्वेश्चन आ गए तो तुम ही बताओ क्या डिडक्शन का मार्किंग ऐसा होगा कि अभी वो एक और कहीं कहीं पे है, किसी किसी क्वेश्चन में. कभी भी तुम्हें एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ICI ऐसा फेर बदलेगी कि डिडक्शन के तुमको क्वेश्चन दे देगी 12 नंबर का? अरे बेटे, कभी ऐसा हो सकता है कि डिडक्शन पे फोकस होगा और इंटरनेशनल छोड़ देंगे, वेरियस एंटिटी छोड़ देंगे, LLP वगैरह छोड़ देंगे, असेसमेंट छोड़ देंगे, TDS TCS छोड़ देंगे और तुमसे इंटर का डिडक्शन वो जज करवाएंगे कि बताओ कितना आता है? इसका मतलब मैम अगर उसमें फेरबदल करनी भी है तो वो डिडक्शन में क्या होगा, किसी क्वेश्चन में उसमें प्रोबेबिलिटीज चेंज करेंगे. वो क्वेश्चन में नया डिडक्शन दे सकते, वो 1 या 2 नंबर का होगा, पर कभी डिडक्शन चैप्टर 10-12 नंबर का नहीं हो सकता. तो फॉर दैट रीजन मैंने ये 10-1 मिनट क्यों दिए कि अंडरस्टैंड. DT पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना चाहिए. आई एम सेइंग जितना पढ़ रहे हो ना एग्जाम ओरिएंटेड, उसको 100% पढ़ो.
दैट यू हैव टू डू। सेकेंड थिंग, पूरी क्लास में मैं अभी से ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन में तभी सॉल्व कराऊंगी जब यहाँ पे टाइमर लगेगा। सपोज हमने आज कंप्लीट किया, सपोज पीजीबीपी कंप्लीट किया, तो मैं एकदम से तुमको स्पून फीडिंग नहीं देने वाली हूँ कि चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नहीं होगा, पहले ही बता दे रही। पहले हम टाइमर लगाएंगे। सपोज मैंने 10 क्वेश्चन देखे और एग्जाम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बोला इतने मिनट्स में ये क्वेश्चन तुम करो बिना देखे। बिना देखे का मतलब आंसर नहीं देखना है, इसका मतलब मैम वो एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी हमको बिना देखे सॉल्व करना होता है, दिमाग चलाना होता है। तो 50 मिनट्स इफ आई हैव गिवन यू, तो 50 मिनट्स में तुम खुद सॉल्व करोगे। आफ्टर 50 मिनट्स फिर मैं डिस्कस करवाऊंगी कि देखो ये था, तुम अपनी गलती ढूंढना कि कहाँ स्टक रह गए, कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ लिखना नहीं आया। क्योंकि जब तुम्हें खुद पता होगा ना इस क्वेश्चन में ये पूछा गया और मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो जब मैं बताऊंगी तो वो चीजें इजीली तुमको समझ में आएंगी। और अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दूंगी तो एक क्वेश्चन हम लोग ये देख चुके कि एक क्वेश्चन को 20 मिनट्स लग जाते हैं अननेसेसरी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड कि स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। पहले खुद से यहीं बैठ के एग्जाम कंडीशन में क्वेश्चन करने, मेरे साथ ही करने। दैट इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी कि मैं 50 मिनट्स लगा के मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप बैठी हूँ। बट दैट इज फेवरेबल फॉर यू बिकॉज तुम एग्जाम कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख रहे हो कि बिना देखे बिना आंसर के मुझे सॉल्व करना होता है। मैम इससे और बेनिफिट कुछ होगा क्या? अरे टाइमर लगा है एग्जाम में, टाइमर की वैल्यू तो तुम भी समझते हो, जब 5 बज रहे हो तुम्हारा एक क्वेश्चन छूट जाए। तो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दैट टाइमर वी नीड कि टाइमर के साथ 10 क्वेश्चन है, तो एक दिमाग में इमेजिनेशन करो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम हॉल में ये टाइमर चल रहा है, 50 मिनट्स में इतने क्वेश्चन पेंडिंग बच गए, मेरे क्या करूंगा अब मैं, या क्या करने वाली हूँ अब मैं। तो फॉर दैट रीजन टाइमर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ओवर हियर। ठीक है, सो दिस विल बी द कैरिकुलम, इस तरह से जाएंगे। फिर इसके बाद मैम एक छोटा सा ये भी बता दो कि इतना टाइमर पे फोकस किस बात के लिए। ठीक है, बीइंग द फर्स्ट क्लास फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट, तो लेट मी टेल यू कि क्यों इतना फोकस आपने टाइमर पे लगा रखा है। सबसे पहली चीज मैं हर क्लास में ये समझाती हूँ कि अगर तुम्हारे लिखने की स्पीड स्लो है, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स का यू आर स्किपिंग द आंसर। 10 नंबर तो तुम छोड़ के आ ही रहे हो, और 10 नंबर हर एक सब्जेक्ट में छोड़ने का मतलब मैं हर क्लास में बोलती हूँ नाउ यू आर नॉट स्कोरिंग फ्रॉम 400, अब तुमको स्कोर करना है 360 के अंदर से। तो वही हमारा क्या हो गया 40 नंबर, जिस एक 40 मार्क्स से हम कहीं पासिंग पे होते हैं, 40 मार्क्स मतलब पासिंग नंबर होते हैं, वही 40 मार्क्स आज मेरे गए। क्यों? क्योंकि माई स्पीड इज नॉट गुड। खत्म मैम, 40 मार्क्स हम छोड़ के आ गए। 40 मार्क्स में से अब और देखते और 10 मार्क्स लो मैम, और किस बात के 10 मार्क्स लो हर सब्जेक्ट में? वो आंसर आता ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा आईसीआई का। आर यू गेटिंग? वो आईसीआई का मैम क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को पता है कि मैंने या तो अटेम्प्ट नहीं किया या बिल्कुल मन से अटेम्प्ट किया कि जो लग रहा है वो लिख के आते, देखते कुछ तो मार्क्स दे देगा आईसीआई। तो आप ये बोलना चाह रहे हो एवरी पेपर वुड हैव 10 मार्क्स का एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियसली। तो मतलब 40 उधर के गए क्योंकि मैंने छोड़ दिया लिखने में, 40 ये है जो मुझे आया नहीं। टोटल कितना बनता है? टोटल इज 80। और मैम 400 में से हम जब 80 माइनस करते तो आप ये बोल रहे हो कि आप कितने से स्कोर करोगे 200? 320 में से। चलो मैम ये तो आता ही नहीं है, और तो है नहीं कि बाकी का 80 मार्क्स का जो पेपर है वो तो 80 में से 80 करके आओगे मैम, उसमें भी तो 10 मार्क्स को माइनस करना बनता है ना। क्यों बोल रही हूँ मैं? इज इट काइंड ऑफ अ फोबिया आई एम ट्राइंग टू क्रिएट? नहीं, दिस इज द रियलिटी दैट यू आर नॉट एक्चुअली स्कोरिंग फ्रॉम 400। तुम 400 से तो स्कोर कर ही नहीं रहे हो, यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट फ्रॉम 280। तुम 280 के ऊपर हो और 280 से स्कोरिंग लेके आ रहे हो। तो मैम उस 280 को वापस से हम कैसे पहुंचाए 320 के ऊपर? 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। बिकॉज जो 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता वो आज भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरा अटेम्प्ट में भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। जो मिस्टेक थोड़ी बहुत भी होगी ना वो तुम्हारे हाथ में ना वो मेरे हाथ में, बिकॉज दैट 3 आवर्स क्रिएट द पैनिक। स्पीड भी चाहिए, वो 10 मार्क्स की तो मिस्टेक होगी ही होगी। तो मैम क्या हम बचा सकते हैं बिकॉज ऑफ अ गुड स्पीड? दैट 40 मार्क्स यू कैन सेव। मैम 40 में से 40 थोड़ी ना आएंगे, मैं बोलती हूँ तुमको सिर्फ 10 मार्क्स आएंगे उस 40 में से, बट
Might be you are at 190 and now you are at exact 200 and you are seeing PASS in your result. For that reason, speed matters a lot. Understood? आया समझ में? ठीक है? So this we have done. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की डीटी पढ़ने का तरीका हमेशा ये होना चाहिए, क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करो. फिर मैम एक और चीज आपने शुरू से हम लोग को तो बता दी, इनको बता दो व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग. प्रोविजंस तुम लर्न कर लेते हो. प्रोविजंस लर्न करने के बाद व्हाट यू डू, तुम लोग फिर से बुक खोल के रिवाइज करते हो. तो फिर से बुक खोल के रिवाइज करने का मतलब है मेरे ब्रेन ने तो एक बार लर्न कर लिया था, अब मैंने बुक खोली और उसको मैं देख रही हूँ, अरे हाँ यार मुझे सब याद है, मुझे सब याद है. मतलब जब ब्रेन को याद करवाया था पहले, सेकेंड टाइम में यू आर ओपनिंग द बुक एंड वापस से रीड कर रहे हो, तो दिस इज री रीडिंग, दिस इज नॉट रिकॉलिंग. रिकॉलिंग होता है ये रही मेरी बुक बंद और मैंने क्या किया था मैम, सेक्शन नंबर 10AA किया था. सेक्शन नंबर 10AA आपने बताया था एससी सेट को एप्लीकेबल है. फिर उसमें था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी वहां पे चलेगा. फिर उसमें था फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स था 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है. फिर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है. फिर उसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा मैम, अभी तो याद कर रहा था. नेक्स्ट अभी फर्स्ट में तो मैंने याद किया था, मतलब क्या है समझ गए, जो याद है वो तो रिकॉल हो गया, तुम भूल गए नेक्स्ट 5 इयर्स का वो क्या था. नाउ दिस इज द टाइम उसको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि जो याद है वो अभी भी याद है और जो नहीं याद वो तुम्हारे दिमाग ने बता दिया कि ये स्किप हो गया है. अब उसको तुम्हें री लर्न करना है. तो एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब हमेशा होता है बुक बंद कर लो और बुक बंद करके रिकॉल करो. अगर तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस कि जो स्टूडेंट्स ने पहले क्लासेस की दे हैव फॉलोड दिस थिंग. एंड मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आई विल से 60% का डीटी में एग्जेम्पशन है. सिर्फ एक स्टूडेंट डीटी में फेल है 33 पे, अदरवाइज एक भी स्टूडेंट फेल नहीं है. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं भी वही समझाऊंगी. किसी अच्छी फैकल्टी के पास जाओगे जो बहुत अभी रिनोन्ड है, वो भी कॉन्सेप्ट वही समझाने वाले. बट द थिंग इज हाउ यू प्रिपेयर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं कर सकता और सब टीचर है तो सबको पढ़ाना आता है. कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, बट द वे यू प्रिपेयर फॉर योर पेपर वही चेंज करना है. तो दिस इज द फैक्ट. और इफ यू वांट गो टू स्क्रॉल ऑल द फीडबैक, सारे फीडबैक में एक यही चीज मिलेगी, एक्टिव रिकॉलिंग ने हेल्प किया, 100% पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प किया. जितनी चीजें आज मैं तुमको बोल रही हूँ दिस वी विल अप्लाई इन द क्लास, और वो चीज तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगी. एंड लिटरली आई वांट कि नेक्स्ट टाइम वो पीडीएफ या फिर स्टेटस में लिखा हो तुम्हारा अचीवर्स ऑफ May 23. एंड फॉर दैट यू हैव टू डू दिस एफर्ट्स. ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे. चलो मैं अभी तुमको डेप्रिसिएशन तो छोड़ो, तुम्हें सेक्शन नंबर 28 इंटर का सबको पता है. सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंटर पीजीबीपी सबको पता है. अगर आज मैं तुमको लिखने को दूंगी तो तुम्हारे हाथ पता है शायद नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे. तुम 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख पाओगे अगर यू हैव नॉट डन इट. लिख सकते हो. सेक्शन नंबर 28 तो समथिंग दैट इज रियली वेरी इजी. इंटर सीए इंटर, हम सीए इंटर करे कितना टाइम हो गया आपको पता है. अच्छा वो चिराग, इज इट योर रिपीटेशन ऑफ अटेम्प्ट और इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट? रिपीटेशन. योर्स, मेरे को नाम नहीं पता तुम्हारा एग्जैक्ट. Frank Joseph. Frank. फ्रैंक. सो इज इट योर रिपीटेशन? No, ma'am. For DT, this is the first. For DT, this is the first. Yeah. And what about IDT? IDT also, ma'am. Okay, you are prepared for exemption. Yeah. Only for economic law in the last attempt. Okay. So, Akshay, what about you? बोलो जल्दी बोलो. रिपीट है. Repeated. So, except Rajat, you are also repeating. भगवान ने मौका दिया है फिर से कि आओ. ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ है.
तो एक काम करो ना, यू ऑल वुड बी नोइंग एसोसिएट एंटरप्राइज, थोड़ा सा याद होगा, कुछ तो दिमाग में होगा कि व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन, सबसे कॉमन डेफिनेशन इट इज। ठीक है एफजे, जस्ट फॉर टुडे यू विल फाइंड कि थोड़ा तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, तो ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट्स देती हूँ, एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास विल आल्सो राइट, जो अभी थे पहले, लिखो एसोसिएट एंटरप्राइज एज मच एज यू रिमेम्बर। 5 मिनट्स का टाइम आई एम गिविंग, लेट मी पुट द टाइमर। Can you see the timer? Say yes or no. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am.
Done with writing? As much as you have written, जो भी लिखा हो, skip that now. और अभी do not write. अब मैम ये क्या करा, क्यों किया, ऐसा क्यों लिखवाया, हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं था, ये क्या कर रहे हो आप, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? एग्जाम तो दी है और एग्जाम तो लर्न करके दी होगी हमने। हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हो कि एग्जाम भी दिए, लर्न करके भी दिए और फिर अब तो रिजल्ट भी आ गए, तो इतना तो प्रूफ है कि कुछ तो पढ़ के गए थे। अब एसोसिएट एंटरप्राइज के कितने पॉइंट्स तुम लिख पाए? हाउ मेनी पॉइंट्स वर यू एबल टू रिकॉल? क्या सब कुछ लिख लिया? मैम रुको, पता है आपको कितने महीने हो गए पढ़े को? आप जानते भी हो ये बात? नहीं करके भी कब पढ़ा था? जब हमारी मई 23 एग्जाम थी, अभी लगा लो कितना हो गया। सॉरी नवंबर 22 एग्जाम थी, अभी लगा लो कितना हो गया। नहीं करके भी हमने 2 महीने 3 महीने तो गए। अब अभी जब हम लोग ने पढ़ा था क्लास में 5 दिसंबर को वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जैक्टली 5 दिसंबर को पहला टॉपिक मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग था। सचिन क्या पूरा लिख लिया तुमने एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन, जिसमें बोरोइंग वगैरह सब कुछ था, कि एक आधी कुछ मिस हुआ है? मैम अभी रहता है थोड़ा सा, पूरा तो नहीं। क्या मैं बोलूं 90% नहीं याद आया कि मिनिमम? या तो मैम सारा ही था, लेकिन लिखने में टाइम लग रहा था, मतलब राइटिंग में। मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम्हारी फेटर्निटी से एक स्टूडेंट है। लक्ष्मी, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, I too not able to write the provisions. I am in confusion. Likewise, taxability I can remember, but not able to write as much. 5 मिनट में लिख नहीं पा रहे? The time is very less. 5 मिनट्स में सोचे कि लिखे कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा वर्डिंग्स क्या होने चाहिए। एग्जैक्टली कहना से रेप्लिकेट योर वर्ड्स की ये फीलिंग अंदर चल रही है। कार्तिक, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, I am able to remember only 80% and my speed is also low only. चलो, अभी 1-2-3 लोगों से मैंने पूछा, बट व्हाट अबाउट चिराग, कितना याद था तुमको? मैम मैंने भी एग्जामिनेशन के लिए लिखा था, बट मैं जितना भी क्लास करके गया था तो वो मैं पढ़ के, तो पूरा मेरे को पूरा नहीं आया था। ओके, अक्षय, व्हाट अबाउट यू? I just write 4 to 5 points and not in a proper way. देखो अब हुआ क्या, देखो मैं मान के चलती हूँ ऑलमोस्ट सबने लर्न तो किया है। क्यों ये लोग क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि एक्टिव रिकॉलिंग बार बार बोली गई और हम रिवाइज भी किया है एंड शायद इनको प्रैक्टिस हो गई है एक्टिव रिकॉलिंग की। अभी वही, लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग के बाद में हम लिख नहीं पा रहे। क्यों? एग्जाम में क्या होगा फिर? तुमने इतना लर्न किया, इफ यू डोंट हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस, तो इतना लर्न करके भी ऐसा लग रहा है क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है। बिकॉज दिमाग को प्रैक्टिस लिखने की भी तो एक बार करवानी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बार लिखो, पर इतना लर्न करने के बाद भी यू आर नॉट फाइंडिंग द कीवर्ड्स। एंड डीटी हो या आईडीटी हो, यू वुड ऑल्सो एग्री कि कीवर्ड प्लेज द वाइटल रोल, क्योंकि एक वर्ड तुम्हारी चीजों का मीनिंग चेंज कर देगा। सो एक्टिव रिकॉलिंग तो अपनी जगह थी मैम, बट क्योंकि याद था, लेकिन लिखने में भी तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हाथ एक बार रुक जाता है, स्पीड नहीं आती है, तो वो क्यों तुमको वो 3 घंटे में फेस करना है जाके मई 23 में? व्हाई नॉट फेस हियर? अभी फेस करो। सो व्हेन आई विल बी गिविंग यू द टारगेट्स कि भाई आज ये लिखना है, तो प्लीज लिख लेना वो चीज घर पे। दैट विल नॉट बेनिफिट मी, दैट विल बेनिफिट यू, बिकॉज योर हैंड इज गेटिंग अ प्रैक्टिस कि लिखना कैसे होता है, एंड माइंड इज गेटिंग ट्रेन कि याद करके लिखने में रेप्लिकेट करना है। अगर मैं एक नॉर्मल प्रोविजन लिखूं और वही मैं एक अच्छा सेक्शन है, उसके बाद अच्छे कीवर्ड्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मगअप करना है, कीवर्ड्स भी लिखे, तो किसकी कॉपी तुम ही बताओ ज्यादा अच्छी? एक केक है, प्लेन केक दे दिया मैंने, वो भी केक है, और एक केक पे चेरी भी है, डेकोरेशन भी है, सब कुछ है। ऑब्वियसली अपीलिंग क्या है? दैट डेकोरेटेड केक। तो यहाँ जो बोलते हैं ना सेक्शन प्लेज नॉट इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मैं बोलती हूँ है, पर एटलीस्ट इम्पोर्टेंट जगह यू शुड राइट। अंडरस्टूड? आ गया सब समझ में?
ये मैंने इतना टाइम स्पेसिफिकली इसलिए लगाया जस्ट टू टेल यू वन थिंग कि द वे ऑफ लर्निंग वो होनी चाहिए जो तुम छोटे बच्चे थे और जब जैसे स्कूल में याद करते थे, लिखते थे, किसी को वाइवा सुनाते थे ना, बस वही करना है। उसके अलावा कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ। जस्ट जैसे लर्न करके बिना देखे किसी को या तो वाइवा देते थे, सुनाते थे, या बिना देखे हम खुद लिख लिख के देखते थे, वो चीज बस बी अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास 8th क्लास, क्योंकि हमारी डिग्री बड़ी हो गई और हम पढ़ने में और क्या हो गए, टेकन फॉर ग्रांटेड। और जब डिग्री छोटी थी तो हम अच्छे से पढ़ते थे। तो डोंट डू दिस रिवर्स, ठीक है? Understood? So everything I have told that is important for the first day for everyone. अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पीजीबीपी का एक लेक्चर हो चुका है। That today I will be sharing on the YouTube. Every concept में जो पुराना पढ़ा है उसमें depreciation का कोई भी लिंकेज है क्या? 0%. ठीक है? चलो 1 मिनट बस जेट प्लेन निकल रहा है, आवाज नहीं आएगी। तो पहला तरीका, पहले मैं तुम्हें जनरली बताऊंगी कि ऐसा ऐसा होता है, देन वी विल मूव टू द बुक। बुक कौन सी होनी चाहिए? सब बच्चों के पास कॉम्पैक्ट है तो यू शुड हैव कॉम्पैक्ट। विधि सर की जो कॉम्पैक्ट बुक है वो यू शुड हैव। तो एक कॉमन रेफरेंस के लिए हमारे पास बुक होगी, ठीक है? क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करूंगी, शाम को तुमको सबको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हो जाएगा। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट क्वेश्चन बैंक। फिर क्वेश्चन बैंक को यूज कैसे करना है वो उसी टाइम बताऊंगी, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम आते हैं डेप्रिसिएशन पे। आपने बोला है कि पीजीबीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी डू प्रॉफिट एंड गेन्स का कैलकुलेशन, मतलब मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ बिजनेस और बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिल्कुल, बिजनेस में इनकम होगी, बिल्कुल, बट मैम उस इनकम को अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपको पता है? उस इनकम को अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। अभी मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रही, सिर्फ ओरली तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर हम करेंगे। तो मैम आप बोल रहे हो बिजनेस कर रहे हो, यस, बिजनेस में इनकम होगी, यस, और उस इनकम के लिए कुछ तो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं क्या कर रही हूँ, कोचिंग इज काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर मी। उसके लिए क्या मुझे एक्सपेंस नहीं करना होता, जूम का मुझे पे करना पड़ता है अगर मुझे लंबी मीटिंग चाहिए और इतने स्टूडेंट्स को मुझे ऐड करवाना है, दैट इज एन एक्सपेंस। बुक मैंने अगर क्या करवाई है, प्रिंट करवाई है, तो मुझे एक्सपेंस करना पड़ रहा है, दैट इज एन एक्सपेंस। मतलब आप बोलना चाह रहे हो इतने लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए वाईफाई की स्पीड भी अच्छी चाहिए आपको, यस मुझे अच्छी चाहिए, वो क्या है मेरा एक्सपेंस। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि टू अर्न द इनकम कुछ तो एक्सपेंस करना पड़ेगा। मैम ये किस पे पढ़ा रहे हो? लैपटॉप पे। ये क्या हुआ आपका एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस होते हैं। तो इसका मतलब मैम इनकम में से कुछ एक्सपेंस अलाउ करेंगे वो लोग कि चलो ये एक्सपेंस तो हम भी मानते होते 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 होते, और जो नेट आएगा दैट नेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन, बिल्कुल। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं एक्सपेंस अलाउड होंगे, कुछ एक्सपेंस को डिसअलाउ भी करेंगे क्या? एग्जैक्टली अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो वो कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करेंगे। जैसे ये लैपटॉप क्या है, मेरे बिजनेस पर्पस के लिए है। सपोज करो मेरे को इनकम हुई 1 लाख इन अ मंथ, मैंने उसमें से 20,000 क्या किया, मैं तो फिर से ट्रिप पे जा रही हूँ, 20,000 मैंने विड्रॉ कर लिया। पर्सनल एक्सपेंस है मैम वो तो पर्सनल एक्सपेंस पीजीबीपी का पार्ट कभी नहीं बनेगा। पर्सनल एक्सपेंस विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ पीजीबीपी। मतलब ये एक्सपेंस तुमको मिलेगा क्या, प्रॉफिट में से माइनस कर लो इस एक्सपेंस को, नहीं। क्यों? ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए तुमने ये एक्सपेंस नहीं किया है। तो मतलब मैम certain expenses that are not for the purpose of business are disallowed, exactly वो तुमको अलाउ नहीं होंगे। मैम certain expenses that are allowed तो वो माइनस करने को मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट कम कर लो, उन एक्सपेंसेस को माइनस करके चलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि एक्सपेंस तुम्हारे बिजनेस के लिए होना चाहिए था। तो उन्हीं में से एक्सपेंस जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। कैसे?
एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू तो दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू मतलब अरे मैंने भी अब क्या किया है, एक स्टाफ रखा है, एवरी मंथ आई हैव टू पे हिम द सैलरी। रिकरिंग बोल रहे हो क्या, बार 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 कोई एक्सपेंस हो रहा है? एग्जैक्टली वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैम इसके अलावा कौन सा एक्सपेंस होता है, यू ओनली टेल मी। Administration Repairs expenses. and maintenance. Capital expenditure, ma'am. What is the difference between capital and revenue? Revenue is like Revenue is recurring in nature, and capital is like Capital expenditure we will one-time capitalize. expense. मतलब आप बोलना चाह रहे हो कुछ तो बिजनेस में ऐसे एक्सपेंस करोगे जो मल्टीपल टाइम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। हाँ सैलरी हो गया ना। और मैम कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइम नहीं है, बट दे विल गिव, पॉइंट टू बी नोटेड, दे विल गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हाँ तो वो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल इंक्रीज एफिशिएंसी। आप अकाउंट्स की डेफिनेशन बोलना चाह रहे हो, एग्जैक्टली वही कि जो एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं वो क्या होगा तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड मैम, आप बोल रहे हो रेवेन्यू रिकरिंग है, अलाउ करेंगे वो, कैपिटल भी अलाउ होगा, हाँ होगा, लेकिन मैम सुनो, ये आप अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेटर खरीद के आए, ये कितने का होगा? मुश्किल से 100-200 रुपीज का अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि दिस विल नॉट मेक नेगेटिव प्रॉफिट। मेरा 10 लाख का प्रॉफिट है, उसमें मैं 200 रुपए का ये 10 कैलसी भी माइनस करूंगी तो इट विल नॉट मेक माई प्रॉफिट नेगेटिव। बट सपोज मैंने क्या किया, प्रॉपरली वो बोर्ड खरीद लिया। कौन सा बोर्ड? जो स्मार्ट बोर्ड होता है। मैंने प्रॉपरली अब सॉफ्टवेयर सारे लगवा लिए, मैंने सारा की सारा अरेंजमेंट डेस्कटॉप का कर लिया। मतलब जो एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल की क्लास होती है जिसमें इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, 9 to 10 लाख तो मेरा उसका एक्सपेंडिचर है। कितना है? 9 to 10। एक साथ अलाउ करें? नहीं। बताओ क्यों एक साथ क्यों नहीं किया? भी तो बिजनेस के लिए किया है आपने, बिजनेस के लिए स्मार्ट बोर्ड ले लिया आपने, बिजनेस के लिए पूरा डेस्कटॉप का सेटिंग कर लिया आपने, बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर ले लिया आपने, बिजनेस के लिए और अच्छा कैमरा ले लिया। ये क्या? ये तो आपने बिजनेस के लिए किया, तो एक साथ क्यों नहीं? लॉन्ग टर्म यूज Because it will इसके increase the बेनिफिट losses. लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। मैम इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, एकदम से खरीदने से बेनिफिट नहीं आएगा। अगर सपोज करो ये मेरी फर्स्ट बैच होती तो शायद तुम इतने स्टूडेंट्स भी नहीं होते, तो क्या मुझे एक बार में वो बेनिफिट रियलाइज हो जाता? हो सकता है 2 स्टूडेंट होता। लिटरली व्हेन इट वाज माय फर्स्ट बैच और एक सिंगल स्टूडेंट था तब मेरे पास, ओनली 1। तो मैम उस वक्त तो आपको कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। तो ये बोलना क्या चाह रहे हो? व्हेन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, धीरे धीरे वी विल अलाउ द एक्सपेंडिचर। रीजन नंबर 1, क्योंकि बेनिफिट एक साथ नहीं होता। रीजन नंबर 2, 10 लाख तो आपको प्रॉफिट हुआ, सपोज 12 लाख आपने एक्सपेंडिचर किया, उस ईयर में तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे तो लॉसेस हो जाएंगे, और लॉसेस तो कैरी फॉरवर्ड करोगे तुम, लॉसेस होंगे। 10 लाख प्रॉफिट था, 12 लाख तुमने ये सारी चीजों के लिए लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 12 लाख, तो मैम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर नेगेटिव 2 लाख, और नेगेटिव 2 लाख इज लॉसेस। लॉसेस तो मैम कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो ये तो उनको कैरी फॉरवर्ड करके और नुकसान ही तो दे रहे हो आप। इज इट सो? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब आप मैम ये बोलना चाह रहे हो, व्हेनेवर वी डू कैपिटल एक्सपेंडिचर, धीरे धीरे एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड और इनकम इसमें डब्ल्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसके लिए मिलता है डेप्रिसिएशन। क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन। मैम डेप्रिसिएशन की हमने 16 मेथड समझी है कि 16 मेथड होती है डेप्रिसिएशन की। इनकम टैक्स में कितनी मेथड है? स्टार, जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटी मेथड, एक ही है, WDV। बट इनकम टैक्स SLM भी अलाउ करता है, लेकिन सिर्फ एक को, वो है पावर जनरेटिंग यूनिट। तो मैंने अभी ओरली क्या समझाने की कोशिश की कि व्हेन यू वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स, WDV मेथड चाहिए। अगर SLM मेथड पे जाना है तो सिर्फ एक ही बिजनेस ऐसा है जो SLM मेथड चूज कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि चाहो तो चूज करो, नहीं है तो WDV लो। वो है तुम्हारा पावर जनरेटिंग
पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो पावर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ उसको बोला है तुमको एसएलएम मिल सकता है। ठीक है मैम, और क्या बोलना चाहते हैं, ये डब्ल्यूटीवी किस पे कैलकुलेट करोगे? एक असेट हो गया आपका एक और हो गया आपका ये कैलकुलेटर, सपोज करो एक और आ गया आपका ये आपकी कैपिटल असेट्स है, तो क्या करोगे, इंडिविजुअली करोगे? नहीं, सेम क्लास सेम रेट, सेम क्लास सेम रेट ऑफ द असेट एक साथ होके ब्लॉक ऑफ असेट बनाते हैं। सेम क्लास सेम रेट, दो वर्ड्स बोल रही हूँ दैट आर कीवर्ड, क्लास एंड रेट मिलके क्या बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट बनाते हैं। इस ब्लॉक ऑफ असेट पे डेप्रिसिएशन तुम क्लेम करोगे। मतलब हम इंडिविजुअली नहीं चेक करना तेरा कितना है, तू तो बहुत साल पहले आया था, तू अभी अभी आया, ऐसा नहीं करना। नहीं, सेम क्लास सेम ब्लॉक ऑफ असेट। अंडरस्टूड? आपने 2 पॉइंट समझा मैम क्या? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV, SLM. SLM is applicable only to power generating unit और power distribution unit। और दूसरा बोला आपने डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल मेथड कौन सी है, मेथड कौन सी, और इट इज ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। एग्जैक्टली मैम, और क्या बोलना चाहूँ, डेप्रिसिएशन क्या मुझे इच्छा होगी मैं तब क्लेम करूँ कि मैंडेटरी है भाई तुमको तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा? तो थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, तुम्हें क्लेम करना है, तुम्हारी चॉइस नहीं है कि इस बार डेप्रिसिएशन लेते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे। मैंडेटरी एक्सपेंस है जो तुम्हें अलाउ होगा ही होगा। तो थर्ड पॉइंट इज इट इज मैंडेटरी। तो मैंडेटरी डेप्रिसिएशन ऑन WDV और SLM ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। ठीक है, फिर मैम फोर्थ ओरली पॉइंट एक और करते हैं। क्या है फोर्थ पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट में वो बोलता है कि मैम डेप्रिसिएशन किसको अलाउ करोगे, कब अलाउ करोगे? कुछ कंडीशन है, देयर आर सर्टेन कंडीशन कि आप बोलोगे कि मैम डेप्रिसिएशन हम अलाउ करते हैं। ओके, यू वांट लिटिल बिट मोर ऑफ इंग्लिश? ठीक है चलो, सो यहाँ पे वो पूछ रहा है, इट इज आस्किंग कि मैम इज इट, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो इज इट सर्टेन कंडीशन दैट नीड टू बी फुलफिल्ड कि तभी डेप्रिसिएशन देंगे? तो यस, देयर इज कंडीशन। मैम व्हाट इज द कंडीशन दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट द डेप्रिसिएशन? तो माय फोर्थ पॉइंट, योर कैपिटल एसेट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तुम्हारी कैपिटल एसेट शुड बी यूटिलाइज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तभी यू विल गेट डेप्रिसिएशन, नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 4 पॉइंट्स मैंने बोले, कैन समवन रेप्लिकेट कि वो 4 पॉइंट अभी क्या बोले? क्या क्या पॉइंटर्स बोल रही थी? अब मैं ऐसे नहीं बोल के यूं पूछती हूँ, कुछ मेथड्स थी, कौन सी मेथड थी डेप्रिसिएशन की? WDV WDV और method और SLM in case of power generation. SLM only in अब case of SLM power. सबके लिए क्या, यस और नो? No, SLM only applicable for power generating units. SLM only applicable to power generating unit. I thought if you want to calculate depreciation, so it is asset wise, right? ब्लॉक No, ऑफ असेट। block wise. Block of asset. Class Block wise of asset plus means rate you Same have to class, take same two rate. things. Block of asset means you have to take 2 things. क्या मिलके बनता है block of asset? Same कुछ था ना, Same same class. Same class, Same same class rate. of assets and same rate of depreciation. Same rate of depreciation. class of asset and same rate of depreciation. And one of the condition if you want to claim depreciation is you have to utilize it for It is used in the business. Business. Used for the purpose Business of and Business for अब मैंने क्या professional. किया, instead of asking a question, तुम ही तो याद कर रहे हो, now you know कि these are the pointers that we have done. अब मैम this, अच्छा depreciation is optional, true or false? मैंडेटरी। false No, mandate. it's mandatory. ठीक है, अब मैम इतना कर लिया हमने, now moving to next point. When depreciation will be available when the asset is ready to use for business or put to use for the business. So depreciation will Put be to use. allowed when it is what? Put to use. मैम ready to use क्यों नहीं बताऊंगी मैं। So depreciation is allowed only when actually you put the asset for the use. मैम एक सेकेंड, मैंने कल एग्जाम्पल क्या लिया था मैम? आई हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स इन माय बिजनेस, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी आई हैव इंस्टॉल्ड देम। क्या होगा मैम?
That is not put to use. अब जब तक there would be fire, जब तक there would be no fire, I cannot use that fire extinguishers. So in some cases, even you have standby equipment. कौन से equipment? Standby or fire extinguisher kind of intention to put to use it. So in certain capital assets, it is the intention that matters. कुछ capital asset ऐसे हैं जिसमें intention matter करेगा. If you have intention to put to use, तो भी चलेगा. तो मैम basically standby equipments are there, fire extinguishers are there. Put to use is not important. Intention to put to use is important. तो बेसिकली तो आप ये बोल रहे हो या तो इंटेंशन टू पुट टू यूज होना चाहिए, पुट टू यूज होना चाहिए, देन ओनली डेप्रिसिएशन इज अलाउड. अभी सिर्फ पॉइंटर्स क्रिएट कर रहे हो मैम. और क्या होगा मैम? पुट टू यूज तो वी हैव डन, बट पुट टू यूज करने के बाद इट इज यूटिलाइज ओनली फॉर 80 डेज. कितने दिन यूज किया मैंने असेट को? आई हैव परचेज द असेट बट आई हैव यूटिलाइज ओनली फॉर 80 डेज. आप बोलना क्या चाह रहे हो? नंबर ऑफ डेज यू हैव यूज द असेट वो डिसाइड करेगा फर्स्ट ईयर में. सुनना, नंबर ऑफ डेज यू हैव यूटिलाइज द असेट वो डिसाइड करेगा फर्स्ट ईयर में कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल गेट. इसका मतलब मैम इफ द असेट इज यूटिलाइज फॉर लेस देन 180 डेज और 180 डेज, तो वॉट एवर इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका 50% अलाउड है. Whatever is the rate of depreciation, 50% rate will be allowed if you have put to use for less than or equal to 180 days. और मैम if it is put to use for more than 180 days, तो जितना rate of depreciation है overall allowed. अभी हम लिख नहीं रहे हैं. Do not focus on writing because we are trying to learn keywords. कि वो key context क्या है इस section का. मैम mandatory depreciation, WDV, SLM. Then SLM only to your power generation distribution unit. Then you have said ki about depreciation, block of asset is needed. Then depreciation में you have said put to use is important, but standby equipment वगैरह क्या बोला? अभी बोला, अभी last क्या बोला? Intention to put Case to of use. that, ready to. If it is less than 180 days or equal to 180 days, तो जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका 50% डेप्रिसिएशन यू विल गेट. इफ यूटिलाइज फॉर मोर देन 180 डेज 100%. और मैम ये जो 180 डेज की आप बात कर रहे हो ना, इसमें भी एक कंडीशन है. देयर इज अ कंडीशन. दिस 180 डेज का कॉन्सेप्ट, दिस 180 डेज का कॉन्सेप्ट यू विल चेक. कब चेक करेंगे? ओनली इन द ईयर व्हेन असेट इज एक्वायर्ड. जिस ईयर में यू हैव एक्वायर्ड द असेट and it is put to use in same year. फिर से बोल रही हूँ, लिखने पे ध्यान मत दो फ्रेंड. might be I have missed, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं हुआ. but if put to use, कब देखेंगे 180 days का कॉन्सेप्ट मैम? only when the year it has acquired and same year में put to use, सिर्फ तब तुमको 180 days का कॉन्सेप्ट you have to check only in that year. एक सेकंड मैम फिर से आ जाओ. This asset you have acquired in year 2021. कब acquire किया? 2021 में. And put to use in 2021. I will check 180 days का concept. Ma'am, again acquired in 2021 but put to use in July 2022. समझ रहे ना? Year changed. Financial year change हो गया. Ma'am, acquired in 2021 but you have put to use. अब कब put to use किया? In next year, that is July 2022. मतलब year acquisition and year of put to use is not same. So even अगर next year में it is used for 1 day also, even in next year it is utilized for even 1 day, 100% depreciation you will get. समझ में आया? तो जिस ईयर में एक्वायर किया उसी ईयर में पुट टू यूज करना कंपलसरी है. और जिस ईयर में यू एक्वायर इन सेम ईयर यू पुट टू यूज, इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल अप्लाई 180 डेज का कॉन्सेप्ट. बट मैम आई हैव एक्वायर्ड इन 1 ईयर एंड पुट टू यूज इन नेक्स्ट ईयर. डू नॉट चेक दिस 180 डेज का कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड मैम? वुड आई फाइंड दिस एडजस्टमेंट इन माय क्वेश्चन? डेफिनेटली ये 180 days का concept you will find in question.
So remember, put to use and acquisition should be in same year to check 180 days का concept. ठीक है. और क्या है मैम depreciation के बारे में? What else you can say about depreciation? तो अभी तक आपने जितने pointers बोले, at least we got it. But what is next? What is the rate of depreciation? Already income tax has mentioned कि rate of depreciation क्या होगा? What would be the rate of depreciation that has been mentioned by income tax act? Ma'am, how that rate of depreciation is decided? Question क्या? How that rate of depreciation is decided? तो बोलते हैं the rate of depreciation is decided on the basis of usage. किस basis पे usage? कैसे? The way you use the asset, that will decide कि तुम्हारा rate of depreciation क्या होगा? कैसे? Example number 1. When you will study with me the chart of depreciation, तो chart of depreciation में clearly पता है क्या mentioned है? Suppose example, motor vehicle utilized for the business. अगर खुद के business के लिए you are utilizing the motor vehicle, rate of depreciation is 15%. But if you give that motor vehicle for the hiring पे दे रहे हो तुम उसी motor vehicle को, you are giving motor vehicle for hiring. तो हायरिंग के लिए किसी को देते हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंजिंग. खुद के लिए यूज किया तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%. बट इफ आई एम गिविंग दैट मोटर व्हीकल फॉर हायर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 30%. क्या चेंज हुआ? यूजेज. ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस चेंज. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज यूटिलाइजिंग इट फॉर माय बिजनेस, और सेकंड आई एम गिविंग इट ऑन हायर. मैं उसको हायरिंग बिजनेस के दे रही हूँ, आई एम गिविंग इट फॉर हायरिंग बिजनेस. मैम यूजेज चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू द चेंज ऑफ यूजेज देखो 15 से 30% डेप्रिसिएशन हो गया. मैम ये कहाँ से पता चला? केस लॉ. यू हैव केस लॉ में ये लिखा है कि यूजेज विल डिसाइड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. मैम यूजेज कैसे चेक करेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इफ यू आर अ कंपनी, योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल टेल कि तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मैम माय बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इज हायरिंग पे देना, तो डेफिनेटली क्या होगा हायरिंग के लिए मैम 30%. अब इसी से रिलेटेड एक और केस लॉ है. क्या केस लॉ है मैम? अगेन मोटर व्हीकल की बात करते हैं. अगेन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल आपने क्या बोला था? इफ यू वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना इसको, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. मैम अभी आपने जब केस लॉ बता रहे हो और आपने डेप्रिसिएशन का सेक्शन बोला था, इन द सेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन यू नो व्हाट यू हैव मेंशन्ड, asset to be put to use for your business. Asset to be put to use for your business, मतलब यूज अपने बिजनेस में होना चाहिए. अब मैं उसको हायर पे दे रही हूँ, तो बताओ वो मेरे बिजनेस के लिए यूज हुआ क्या? आई एम गिविंग द मोटर व्हीकल ऑन हायर, इज इट यूटिलाइज फॉर माय बिजनेस? से मुझे एक्सप्लेन करो इसको. बिजनेस ही यही है, हायरिंग पे तो मेरा बिजनेस पे तो दिया, बिजनेस का नेचर ही यही है. और मैम हायरिंग पे देंगे तो ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, ऑब्वियसली वो ज्यादा यूज होगा, तो इसलिए. तो मैम आप बोल रहे हो कि आपके पास मोटर व्हीकल है, सेक्शन नंबर 32 कहता है कि दैट एसेट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर बिजनेस, एंड आप तो वो मोटर व्हीकल को हायरिंग पे दे रहे हो कि लो भैया चलाओ इसको, तो समवन एल्स इज यूजिंग इट. अरे बट चेक योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस इज गिविंग इट ऑन हायर. तो तुम्हारा बिजनेस ही तो यही है कि तुम हायर पे दोगे उस एसेट को. उसमें ये नहीं बोला कि खुद यूज करो, उसमें बोला पर्पस क्या होना चाहिए. पर्पस शुड बी बिजनेस. इट इज नॉट यू शुड यूज इट. तुमको खुद को यूज करना है, यू शुड यूज इट बाय योरसेल्फ, ऐसा नहीं लिखा है. लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इट शुड बी यूज्ड. क्या इस पे भी क्वेश्चन है? यस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन दिस, एंड दिस इज केस बेस्ड. तो पता है मैं क्या कर रही हूँ ओरली अभी? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड इन माय क्वेश्चन बैंक. तो जब यहाँ पे सब कुछ समझ जाओगा, जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, व्हाट यू विल फाइंड, ओके वी आर कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, वी नो कि दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. हम जब रिवीजन करना होता है, एंटायरली दिस इज द वे, रिवाइज, प्रोविजन एंड क्वेश्चन. कि मैम यूजेज बेस पे ये केस लॉ था, तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग सेक्शन नंबर 32 यूजेज वर्ड आया, यूजेज वर्ड पे ये वाला केस लॉ वाज गिवन. तो ये क्या हो रहा है? प्रोविजन प्लस कॉन्सेप्ट, यू आर आल्सो रिवाइजिंग
प्रोविजन प्लस क्वेश्चन यू आर आल्सो रिवाइजिंग, और जिसने क्वेश्चन के साथ प्रोविजन रिवाइज कर दे, आई बेट योर मार्क्स विल इंप्रूव। ठीक है, और क्या है मैम इसके बाद? अभी डेप्रिसिएशन में पहले पॉइंटर्स रिवाइज करते हैं कि म्यूट योरसेल्फ, किसी एक का अनम्यूटेड है। सो पॉइंट नंबर 1, मैंडेटरी होता है डेप्रिसिएशन, यस। पॉइंट नंबर 2 मैम, व्हाट इज द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? आइदर WDV और SLM। मैम SLM किसके लिए? ओनली टू पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। मैम किस पे ये WDV एंड वी हैव टू कैलकुलेट? दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। मैम हाउ वी विल से कि हम तो डेप्रिसिएशन देंगे, वी विल गिव डेप्रिसिएशन, इट इज if you utilize it for the purpose of business। ठीक है मैम, put to use करना है, बट मैम put to use में एक चीज बोली, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स अगर है तो intention to put to use will also suffice। और क्या देखे रखा है इसके बाद? 8th पॉइंट, और क्या? इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन मैम, जिस ईयर में we have acquired the asset and we put to use the asset in same year, the year we acquired the asset and put to use the asset in same year, we have to check something, number of days. The if it is तो वो नंबर ऑफ डेज कितना था? 180 Less days, than less than 180 180 days. days, 50% depreciation. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का 50%। मैम ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, हाउ यू यूज द असेट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डिसाइडेड। तो तुम्हें पता है मेजर पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज बीइंग कवर्ड लाइक दिस। So this is the major part of the depreciation। अब पता है all this pointer you will find in book, but when you learn it, अब तुम रीडिंग करोगे ना, ये थर्ड टाइम अभी लर्न किया ना, I can say थोड़ा लर्न तो हुआ, मैं नहीं बोलती 100% हुआ, 50% भी if you have learned the concept, अब रीड करना, again it is revision now। जो करना है क्लास में लर्निंग करो, मैं बोलती हूँ क्लास अगर 1 मंथ की जगह 10 डेज लेट हो जाएगी चलेगा, बट इफ यू आर लर्निंग इट हियर तो तुम्हारा एफर्ट्स तो बच गए ना। तुम अब लर्न कर रहे हो क्लास में बिकॉज यू आर स्पेंडिंग डेली एटलीस्ट 1 hour 45 minutes हियर। तो 1 hour 45 minutes का आउटपुट ये नहीं होना चाहिए कि मैम क्लास के बाद हमको सेल्फ स्टडी करके याद करना, नहीं, यहाँ पे ट्राई टू लर्न, क्लास के बाद एक्चुअल रिविजन स्टार्ट करना, कि लगे कि हाँ रिवाइज कर लिया, और एटलीस्ट अब मेरे को पता है कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो है कि DT आता है। आई कैन नॉट से कि मेरे क्लास के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, बट यहाँ पे लर्न करना इज माय प्रायोरिटी, और यहाँ पे क्वेश्चन एक एक सॉल्व करना इज अ प्रायोरिटी। ठीक है, तो इट इज ओके फॉर 1 month इफ यू आर टेकिंग 10 days एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा मुझे कुछ आउटपुट देना चाहिए। आर यू गेटिंग? ठीक है, चलो, तो डेप्रिसिएशन के इतने पॉइंटर्स के मैम, और क्या है डेप्रिसिएशन में? ये तो नेसेसरी पॉइंटर्स हो गए डेप्रिसिएशन के। इसके बाद क्या आता है मैम? वो अभी आप बोल रहे थे ना कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV एंड SLM। WDV के लिए यू विल अप्लाई ब्लॉक ऑफ असेट, बट व्हेन इट कम्स टू SLM तब ब्लॉक ऑफ असेट नहीं होता है, तब इंडिविजुअली एक एक असेट पे यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, देन यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली ऑन ईच क्लास ऑफ ऑन ईच असेट। ठीक है, हाँ हम अभी एक क्वेश्चन है शिरडी वाला, एक क्वेश्चन है क्या? एक है क्वेश्चन है शिरडी वाला, क्या है क्वेश्चन? नाउ मैम दिस इज वन कंपनी, ये एक कंपनी है एंड कंपनी इज गेटिंग डीमर्ज्ड। ओके, एक कंपनी है, कंपनी क्या हो रही है मैम? डीमर्ज्ड हो रही है, मतलब शिरडी से साइन, शिरडी एंड साइन दो कंपनी है। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन ही तुमसे डिस्कस कर रही हूँ। मैम शिरडी और साइन में क्या है? when this company is demerged, तो asset पहले एक शिरडी कंपनी के लिए यूज होता था, it was utilized only for the purpose of शिरडी। now the asset is utilized in साइन, तो मैम यहाँ तो ओनर चेंज हो गया, बिल्कुल ओनर चेंज हो गया। पहले only शिरडी was the owner of the capital asset, now instead of शिरडी साइन is the owner of the capital asset। तो अब क्या करें? who will claim depreciation? Shirdi will claim depreciation या Sai will claim depreciation because both has utilized it for the purpose of business। Condition तो दोनों ने fulfill कर दी, तो for that purpose see the proportionate number of days
for which asset has been utilized. क्या चेक करोगे? Proportionate number of days for which asset has been utilized. Ma'am, Shady utilized it for 160 days. Okay. अब remaining क्या बचा? Remaining is utilized by sign. तो first of all calculate depreciation जैसे no demerger has happened. ऐसे depreciation calculate करो कि demerger हुआ ही नहीं है. क्या होगा उसके बाद? Now the amount of depreciation, क्या मैं proportionately इसको divide कर सकती हूँ in 160 days and remaining days 365 और 360 minus 160. अगर question में specifically they have mentioned number of days 360, do not even make a mistake of calculating on the basis of 365 days. आंसर गलत हो जाएगा सारी प्रोसेस सही होने के बाद भी. If they have mentioned कि 360 days you have to take, तो in a year take 360 days only. But मैम कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर तो we know कि 365 days ही we have to take. तो मैम आप बोलना चाह रहे हो कि depreciation in case of demerger, depreciation is allowed on the basis of proportionate number of days of usage. Yes, वही बोलना चाह रही हूँ और इस पे you have Sai and Shidi का ही question. Understood? तो अभी कितना किया? Now who is having the compact and who is not having the compact except Lakshmi? Who is having compact? Everyone is having? So Ma'am, that I is am having the compact of November 22. चलेगा. TGBP has no certain amendments. Open the compact and आ जाओ एक बार reading कर लो और reading timer is only 5 minutes. Read that section number 32. अभी की यही सब लिखा है क्या? But do not go, कुछ pointers हैं जो अभी हमने discuss नहीं किए तो समझ जाना वो discuss करना बचा है अभी. Start reading. Would you give me 1 minute so I can just एक दो pointers और मैं add कर दूं उस पर, फिर reading करना, ठीक है? Give me 1 minute. So, ma'am, इसमें when you were explaining the depreciation, what you have said कि depreciation is allowed when asset is utilized for the purpose of business. आपने ये बोला था, सुनो ध्यान से इसको सुनना. अभी हम जब रिवाइज करेंगे तब लिख के रिवाइज करेंगे, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ. मैम आपने बोला कि depreciation is allowed only when asset is utilized for the purpose of business. ठीक है? Purpose of business, focus business पे रखना. Now मैम my asset, फिर से लेते हैं, suppose this is the asset. मैम ये जो asset है ना, this is utilized for agriculture business also and non-agriculture business also. सुनो, my asset is utilized for agriculture as well as non-agriculture business. तो मैम depreciation कितना allow होगा? 60% used for agriculture business, 40% it is used for non-agriculture related business. तो depreciation suppose है 10 lakh. The amount of depreciation is 10 lakh. 10 lakh मैम amount of depreciation है. That asset 60% utilized for agriculture and 40% utilized for non-agriculture business. A, depreciation 10 lakh होगा. B, depreciation allowed will be 6 lakh. C, depreciation 4 lakh. या D, none of the above. 4 lakh. Amount of depreciation 10 lakh. 4 lakh allowed. फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन. 10 lakh amount of depreciation, understood everyone? 60% for agriculture, 40% for non-agriculture. Depreciation का amount कितना होगा? 40%. 4 4 lakh. lakh. 4 lakh. Why? Because it is utilized for non-agriculture business, right?
क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रहा है। एवरीवन एग्री विद दिस पॉइंट? किसी को लगता है नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है गया? Everyone agree with this point? Meena, instead of just writing, interact here. मैम सही लग रहा है। नहीं लग रहा है, फीलिंग तो यही बोलती है कि सही है। और It depends on the purpose, objective of the business, whether it is for agricultural or non-agricultural. हाँ, so Based on it, the depreciation differs. yeah, but what will be the amount in my case? I have told you the figures. So what will be the amount in this case? 10 lakh, 6 lakh, 4 lakh. It should be then 4 lakh if it is for non-agricultural. Shushmit, you will also agree with 4 lakh? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, ma'am. अब देखो, this is the thing we are lacking. ये सबसे बड़ी हमारा lacking point है। मैंने कितना फोकस करवाया था तुमको, वर्ड इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बार बार बोला था बिजनेस बिजनेस बिजनेस। क्यों? इतना बोलने के बाद भी माय माइंड डज नॉट कैप्चर दिस थिंग कि बिजनेस कुड बी एग्रीकल्चर बिजनेस, बिजनेस कुड बी नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस, बट इट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मैंने ये थोड़ी ना बोला 50%, 60% utilized for private purpose and 40% utilized for business purpose. I am not saying that. हाँ, अगर मैंने ये कहा होता है कि my assets 60% utilized for personal purpose, 40% utilized for business purpose, then your answer of 4 lakh is correct. But यहाँ मैंने क्या बोला? 60% for agriculture and 40% for non-agriculture. अरे, but the crux is utilized for the purpose of business only. तो entire 10 lakh का depreciation is allowed here. तो कहाँ लैग करते हैं हम? तो कीवर्ड बोलने के बाद भी पीजीबीपी पे कितनी बार फोकस किया था कि शायद दिमाग में वो चीज जाएगी। एंड व्हेन यू डू रीडिंग, अभी चलो क्लास नहीं कर रहे, तुम खुद से भी पढ़ोगे। व्हेन यू डू रीडिंग टाइम पे पता है क्या दिक्कत होती है? यही तो कीवर्ड्स तुम स्किप करते हो, जल्दी जल्दी क्या करते हो, कीवर्ड स्किप करते हो। यस रश्मि। मैम एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम इनकम होती है, तो एग्जाम इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को भी अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम 6 लाख के डिप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करते। अब एक रूल तुम्हें पता होगा, स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल। क्या? स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल। और बोला क्या? डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू क्लेम। क्या बोला? डेप्रिसिएशन मैंडेटरी टू क्लेम। दूसरा चीज, when we will do that section, जो तुम बोल रहे हो कि because मैम यहाँ पे exempt income we are earning, तो exempt income के केस में हमको जो एक्सपेंडिचर किया वो अलाउ नहीं होता। तो रिमेंबर वन मोर थिंग कि तुम्हारा स्लैब कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को हम उसके अंदर लेते हैं टोटल इनकम में। वी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट स्लैब हमें एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करना होता है टोटल इनकम में। आर यू गेटिंग? तो मैम एग्जेम्प्ट इनकम तो नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेट आगे समझ में आएगा कि उनको इंक्लूड करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक ओवरराइड किसको करता है? जनरल। और यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड व्हेन यूज्ड फॉर बिजनेस। तो इवन यू यूटिलाइज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, yes it is allowed because specific override your general section। ठीक है। अब ये किसकी बात हो गई मेरी, जो मेन मैं तुमको बताना चाह रही थी। मैम आप अभी बोल रहे हो ना कि दिस डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ इट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है मैम, यहाँ पे असेट मेरी नहीं है, किसी और की है। यू हैव टू बी ओनर ऑफ द असेट। तुम्हें ओनर होना होगा असेट का, देन ओनली यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। मैम असेट खरीदी है, वी हैव परचेज्ड द असेट बट येट नॉट रजिस्टर्ड इन माय नेम। अभी रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे नहीं हुआ, द असेट हैज नॉट येट बीन रजिस्टर्ड इन माय नेम। कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन? रजिस्टर्ड ओनर इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन बी अ बेनिफिशियल ओनर। So whether you are a beneficial owner or a registered owner, yes, you can claim depreciation. Ab reading you can do. Start the reading.
Page number 104. मीनल पूरी पूरी लाइन हाईलाइट नहीं करते, जो तुम एकदम धड़ल्ले से लाइन पे लाइन हाईलाइट कर रहे हो ना, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ हाईलाइटिंग. आई विल शो इन वन ऑफ द चैप्टर्स कि एक्चुअली हाईलाइट कैसे होता है. Okay, ma'am. Ma'am, what is passive use of asset? Passive means even you have intention to use. You have not actually used the asset, but you have intention to use. That is known as passive use. Then how is it different from standby? Standby equipments like I have battery, I am not using it, but I have intention to use that asset. Are you getting? Standby equipment, standby is nothing. मेरे पास extra battery है, ठीक है? तो that is an standby equipment. I am not actually utilizing it, but when I will utilize it, वो बोलता है नहीं, doesn't matter. Even it is for passive use, we will allow. Understood? Okay, ma'am. Ganesh, keep video on.
Read only till 108 पेज नंबर, सिर्फ 108 तक पढ़ना. Done? Now you only tell me, when you know at least a bit of the concept, the reading is then beneficial या फिर पहले reading करते करते पढ़ना, that is going to be beneficial. Now you at least know the pointers कि these are the pointers that are covered under section number 32. After knowing the concept you read, that is going to be beneficial या फिर मैं read करवाते करवाते एक एक line को तुमको समझाती, that would have been more beneficial. After knowing the concept. After knowing the concept, everyone agrees कि एक एक का पहले interview ले, है ना? Yes, So ma'am, why you said all this? ये ऐसा क्यों करा? Because ना every time a proof is needed. क्यों? आप बोल दोगे तो हमको इतना समझ नहीं आएगा. When I said ना, first of all you will solve the questions. I will start a timer of 15 minutes. अभी बोला था ना in the initial phase of the class
कि whenever I complete a topic, I will give you a timer of 50 or whatever it is, इतना मिनट का timer I will give, then we will discuss the question. उसमें पता है क्या होगा, हम concept provision भी know कि ये provision है, we have tried ourselves कि ये सारे question है, अब आप समझाओ, question का process is different, पर concept का process is different. Concept पहले if I know everything, then reading is beneficial. But question पहले if I have tried and then you will explain, वो ज़्यादा beneficial होगा. तो मैम तरीका क्या बोलना चाह रहे हो कि there is always when you use any revision video, तो तब भी यही करना होता है. You use revision video कि बस सुन लिया, अरे वाह हो गया. If you listen to the revision video, अच्छे से सुन लो, but at least उसके बाद reading तो करो ढंग से. If someone is explaining and you are doing, तो उसको reading तो कर लो. नहीं, वो कैसे करेंगे? रिवीजन वीडियो तो हमने 1.75 की स्पीड में चलाया था टू सेव द टाइम, और फिर आपको उसके बाद रीडिंग करना था. हाउ वी आर सेविंग द टाइम? सेविंग थोड़ा ना होती है उसमें मैम. सो आर यू गेटिंग अगेन अ फ्लॉज दैट यू डू इन योर प्रिपरेशन. दैट इज अ वेरी बिग फ्लॉज. यू कैन नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन रिवीजन वीडियो, क्योंकि अब भी मैंने सुबह से जितना बोला, कितनी बार आई हैव रिपीटेड, देन यू नो कि दिस आर द पॉइंटर्स ऑफ सेक्शन नंबर 32. How could you expect in 1.75 की speed you are completing a chapter और फिर you will know every pointers? Are you getting? और उसमें तो repetition भी नहीं है revision में. यहाँ तो repeat कर करके अभी I can say कि कुछ skip होगा, अभी भी still you will skip something. So that is again a flaws you do in your preparation phase. Do not do this mistake कि किसी को भी सुन के you are not reading. Reading will give you the wordings. वो वर्डिंग्स तुम्हें रीडिंग से मिलेगी, सुन के नहीं. यू शुड हैव रीडिंग स्किल्स, यू शुड हैव आल्सो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड ग्रेस्पिंग पावर. ये तीन चीजें काम आती पड़ेगी. ठीक है, डन. सो मैम क्या सेक्शन नंबर 32 कंप्लीट हुआ ना? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट बिकॉज इट वाज अभी ऑलमोस्ट सबके लिए फर्स्ट क्लास थी, सो आई हैव बीन लिटिल बिट स्लो एंड आई हैव शोन यू द वे ऑफ डूइंग द स्टडीज. ठीक है, अभी टेल मी वन थिंग, हु आर द स्टूडेंट्स जिनका वो है क्या बोलते हैं जॉब है, शाम को किसी भी कंडीशन में दे कैन नॉट कनेक्ट एट 8 और 8:30? एनीवन? अब्दुल, इट इज 8 और 8:30. म्यूट कर लो अपने आप को. My shift timing is afternoon only, ma'am, so no problem. No problem. So because in this 2 days, not due to coverage of all this portion, we have been slow in this chapter. हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए. तो might be today only 8:30 को we will connect and we will cover entire depreciation का portion, क्योंकि ये क्लास की कवरेज के 2-3 दिन के चक्कर में क्या हुआ, हम लोग डेप्रिसिएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो टुडे 8:30 to 9:30 only for 1 hour I will ask you to connect, or we will complete this entire depreciation. ठीक है, तो 1 hour is it okay for everyone? 8:30 to 9:30. अब्दुल 8:30 okay ना अपने लिए? चलो, so this is the end for the class. किसी को कोई डाउट हो तो they can ask.